नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और गुरुग्राम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गुरुग्राम में क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बताते चले, पुलिस ने शहर में नाकाबंदी की है। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को मारी गोली। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गुरुग्राम में बदमाशों को खाकी का खौफ बिल्कुल नहीं रह गया है। बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी है। साइबर सिटी गुरुग्राम में बेखौफ बदमाशों ने एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी। मामला शहर के पॉश गलेरिया मार्केट के पास का है, जहां चैन स्नैचर्स को काबू करने के लिए पुलिस ने नाका लगाया था। इस दौरान बाइक पर सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने की कोशिश की गई तो बाइक सवार हथियारबंद बदमाशों ने पिस्तौल निकाल करके पुलिस के सिपाही पर फायर कर दी। इसके बाद दोनों बदमाश मौके पर बाइक छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शहर भर में पुलिस नाकों पर व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, जिससे बदमाश फरार ना हो पाए। साथ ही साथ घायल पुलिसकर्मी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं इस वारदात में हैरानी की बात यह रही कि यहां से डीसीपी ईस्ट का ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर ही मौजूद है। बावजूद इसके बदमाश कानून से बेखौफ नजर आ रहे हैं। तो आपको बताते चले, गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले बुलंद होते चले जा रहे हैं। हाँ, पुलिस को सूचना मिली थी कि एक लाल अपाचे बाइक पे दो संदिग्ध झपटमार घूम रहे हैं। तो इस सूचना पे नाकेबंदी की हुई थी और थाना डीएलएफ एसएचओ की मोबाइल में गौरी शंकर और उनके साथ में जो एसआई साहब थे वो गश्त पे थे। उन लोगों ने जब लाल अपाचे बाइक पे संदिग्ध लोग देखे तो उन्होंने उसको रोकने का इशारा किया और उनमें से वो जब भागने लगे तो एक आदमी को झपटमार को उन्होंने पकड़ लिया था। तो दूसरे झपटमार ने गोली चला दी, जो कि बाइक छोड़ के फरार हो गए। नाकाबंदी पूरे इलाके में की हुई है, जिनको जल्दी गिरफ्तार करने की कोशिश है। तो बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी है। गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले दिन प्रतिदिन बुलंद होते चले जा रहे हैं। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है गुरुग्राम में। यहाँ पर खाकी का खौफ बदमाशों में बिल्कुल नहीं रह गया है। लगातार आपराधिक वारदातें गुरुग्राम से देखने को मिली है। ऐसे में एक पुलिसकर्मी को गोली मार दी जाती है और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी है। चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने पर उन्होंने गोली मार दी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, आपका रुख करूंगे। जिस तरीके से गुरुग्राम में इस समय बदमाशों के हौसले बुलंद देखने को मिल रहे हैं, पुलिस का बिल्कुल खौफ नजर नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए अगर पीछे कुछ घटनाओं की बात करें तो लगातार शहर में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बदमाशों के हौसले साफ तौर पर बुलंद होते नजर आ रहे हैं। और जो बीती रात की घटना है उसने कहीं ना कहीं ये साबित कर दिया कि बदमाशों के मन में खाकी का डर कतई भी नहीं है, क्योंकि जिस तरह से एक नाके पर हथियारबंद पुलिसकर्मियों पर गोली चलाई गई और एक पुलिसकर्मी को घायल कर दिया गया, उससे साफ जाहिर है कि बदमाश कहीं ना कहीं पुलिस पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पुलिस ने बदमाशों को पकड़ने के लिए अब नाकेबंदी कर दी है और क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार इन आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन जिस तरह की ये घटना है उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता है कि बदमाश वारदात को अंजाम देने के लिए किसी भी हद तक जाने से नहीं चूकते। यहाँ तक कि एक वर्दी पहने पुलिसकर्मी पर भी वो गोली चलाने से नहीं चूके। आपको बता दें कि जब लगातार गलेरिया मार्केट के आसपास के इलाके से शिकायतें मिल रही थी कि कुछ संदिग्ध बाइक सवार है जो यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिसमें खास तौर पर महिलाओं से चेन स्नैचिंग की वारदात है, उसको लेकर पुलिस ने वहां पर लगातार नाकेबंदी स्टार्ट की थी और हर संदिग्ध बाइक वाले को रोकने की कोशिश कर उसकी जांच की जा रही थी। जैसे इस लाल अपाचे बाइक को रोका गया और जो उसका एक साथी था उससे जब पुलिसकर्मी उसको पकड़कर पूछताछ कर रहा था तो दूसरे साथी ने उसी दौरान गोली चला दी और जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गया और दूसरा साथी पुलिसकर्मी को संभालने में लगा, जिसका फायदा उठाकर ये आरोपी भागने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि जल्दी उन आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन जिस तरह से ये घटना को अंजाम दिया गया उससे साफ दिखाई देता है कि पुलिस का खौफ बदमाशों में कम होता नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रवीण, मैं आपसे जानना चाहूंगी घायल की क्या कुछ स्थिति बताई जा रही है?
ये देखिए अभी उसकी हालत स्थिर है, खतरे से बाहर बताया जा रहा है क्योंकि पैर में सिपाही गौरीशंकर है, उसके पैर में गोली लगी है और अभी उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें डॉक्टरों का कहना है कि अभी खतरे की कोई बात नहीं है, उसकी हालत स्थिर बनी हुई है, जल्दी वो रिकवरी पा सकता है। बिल्कुल प्रवीण, हैरानी की बात लेकिन यहाँ पर यह है कि जहां पर ये वारदात हुई है वहां से डीसीपी का ऑफिस वॉकिंग डिस्टेंस पर है, उसके बावजूद भी इस तरीके की वारदात हो जाती है। यानी इससे हम साफ ये अंदाजा लगा सकते हैं कि बदमाशों के हौसले किस प्रकार से बुलंद है और यहाँ पर गुरुग्राम में इस समय जो क्राइम है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस का जो डीसीपी का ऑफिस है वहां से चंद कदमों की दूरी पर डीसीपी इसका ऑफिस है, जहां पर डीसीपी खुद बैठते हैं, उनका स्टाफ बैठता है। और उसके अलावा मैं सृष्टि आपको बता दूं कि जो गलेरिया मार्केट के आसपास का इलाका है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है गलेरिया मार्केट, वहां पर हजारों की संख्या में लोग उस वक्त आते जाते हैं और इतनी भीड़ भरे बाजार के बीच में एक नाके पर गोली चलाना पुलिस पर कहीं ना कहीं बदमाशों के हौसले साफ तौर पर बुलंद है। पुलिस की कार्य प्रणाली पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगता है, क्योंकि अक्सर हम जब नाकों से गुजरते हैं, क्योंकि शहर में और जगह भी नाके लगे हुए हैं, तो वहां से जब हम गुजरते हैं तो पुलिस खाली हाथ हमें वहां पर नजर आती है, वाहनों की जांच करती है और किसी भी गाड़ी से या किसी भी जिस तरह से इस बाइक से पुलिसकर्मी पर गोली चला दी गई तो जवाबी कार्रवाई के लिए पुलिसकर्मी तैयार नहीं होते हैं उस समय। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा विषय है कि किस तरह से इन नाकों पर एक चेकिंग के दौरान व्यवस्था की जाए कि यदि कोई अपराधी पुलिस पर हमला भी करता है या भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसको किस तरह से पकड़े, क्योंकि किसी भी नाके पर 2 या 3 से ज्यादा सिपाही तैनात नहीं होते हैं और जब चेकिंग चल रही होती है तो कई बाइकों को और कई गाड़ियों को एक साथ रोका जाता है, जिनसे एक एक पुलिसकर्मी पूछताछ करता है। और इस तरह की घटनाएं इसी वजह से होती है क्योंकि पुलिस के पास उस दौरान वहां पर कोई बैकअप नहीं होता कि अगर कोई अपराधी हमला करता है तो पुलिस उससे किस तरह से निपटे। तो कहीं ना कहीं ये सोचने की जरूरत है कि बदमाशों में यदि खाकी का खौफ पैदा करना है तो पुलिस को ये व्यवस्था करनी होगी कि बैकअप टीम जो है पुलिस की वहां मौजूद रहे। हालांकि अब जो है पुलिस बड़ी तत्परता के साथ सारी क्राइम ब्रांच की टीमें और जो थाने की टीमें हैं वो इन आरोपियों को पकड़ने के लिए लगा दी गई है और उम्मीद यही की जा रही है कि आरोपी जल्दी गिरफ्त में होंगे। पुलिस पकड़ जरूर लेती है बदमाशों को, लेकिन जो वारदात को अंजाम जब बदमाश देते हैं उन पर अंकुश लगना बहुत जरूरी है। उस पर अंकुश कहीं ना कहीं गुरुग्राम में लगता दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर लगातार दबिश दी जा रही है और अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास भी किया जा रहा है, तो जिस बाइक से अपराधी आए थे, बाइक का नंबर किसी ने देखा होगा, इससे पता लगाया जा सकता है कि आखिरकार कौन लोग थे। क्या आपकी किसी अधिकारी से बात हो पाई है इसको लेकर कि कब तक कार्रवाई की जा सकती है, अपराधियों को कब तक गिरफ्त में किया जा सकता है? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए बाइक जो थी वो बदमाश वहीं पर छोड़कर भाग गए थे। उस बाइक के आधार पर जो है पुलिस अभी तलाश करने की कोशिश कर रही है कि बाइक किसकी है। लेकिन अक्सर देखा जाता है, जो पुलिस का अधिकारियों का कहना है कि अक्सर जो इन वारदात में वाहन प्रयोग किए जाते हैं, चाहे वो बाइक हो चाहे गाड़ी हो, वो अक्सर चोरी की होती है। और यही लगता है कि ये जो अपाचे बाइक है ये भी कहीं ना कहीं चोरी की मिलेगी, क्योंकि चोरी की बाइक से अक्सर इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाता है। पिछले रिकॉर्ड को यदि उठा के देखे तो कोई भी अपराधी अपनी पर्सनल बाइक या अपने पर्सनल व्हीकल से जो है इस तरह की वारदातों को अंजाम नहीं देता। और अधिकांश मामलों में या कहें कि सभी मामलों में लगभग जो है ये व्हीकल चोरी के मिलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पुलिस को इनको ट्रेस करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन पुलिस अधिकारियों का दावा जरूर है कि इस घटना के बाद से अब अपराधी जो हैं पुलिस से डरेंगे, क्योंकि जिस तरह से क्राइम ब्रांच की टीमें लगातार दबिश दे रही है बदमाशों के ठिकानों पर और जो संदिग्ध लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उससे यही लगता है कि जल्दी पुलिस कहीं ना कहीं किसी नतीजे पर इस मामले को लेकर पहुंचेगी। बिल्कुल प्रवीण, गुरुग्राम में जिस तरीके से लगातार इस तरीके की वारदातों को बदमाश अंजाम दे रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से इस समय गश्त की जा रही है, जैसे दबिश दी जा रही है, अगर इसी तरीके से पहले भी पुलिस सतर्क रहे तो शायद गुरुग्राम में इस तरीके की वारदातें ना हो पाए। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं सृष्टि के गुरुग्राम एक तरह से आप मेट्रोपॉलिटन सिटी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस शहर का दायरा बड़ा है उस तरीके से यहाँ पर एक तरह माने तो कहीं ना कहीं दबे शब्दों में जो अधिकारी कहते हैं कि फोर्स की काफी कमी है, जो यहाँ पर जितनी पोस्ट सिलेक्टेड है उतनी पोस्ट यहाँ पर नहीं है अपॉइंटेड। तो कहीं ना कहीं जो जवानों की कमी है वो भी पुलिस की कार्यप्रणाली में बाधा आती है। इसके अलावा जो थानों के पुलिसकर्मी हैं वो कहीं ना कहीं जांच और अन्य कार्यों में उलझे रहते हैं, जिससे जो गश्त के लिए सिपाही कम पड़ते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो नाकों पर होमगार्ड के जवान भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पुलिस की कमी के कारण भी ये कहीं ना कहीं अपराध गुरुग्राम में बढ़ रहा है और इतने बड़े इलाके में कम संख्या में पुलिस होना कहीं ना कहीं अपराध का कारण गुरुग्राम में बनता जा रहा है। और दूसरा, जो एक तेजी से बढ़ता शहर है, तेजी से बिजनेस यहाँ पर ग्रो कर रहे
रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो गैंगस्टर हैं उनकी वर्चस्व की लड़ाई यहाँ पर अपराध का कारण बनती नजर आ रही है, क्योंकि जो कहीं के रेवेन्यू जो यहाँ से जनरेट होता है उसके लिए भी कई गैंग आपस में लड़ते भी नजर आते हैं, और इसके अलावा जो वारदात है जो व्यापारियों को धमकाने का काम है वो भी करते नजर आ रहे हैं। तो कई ऐसे कारण हैं जिसके चलते जो है गुरुग्राम में लगातार अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। हालांकि जो हमारे अधिकारियों से बात है, अधिकांश मामले ट्रेस कर लिए जाते हैं और अपराधियों को पकड़ भी लिया जाता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन वारदातों पे अंकुश किस तरह लगे। बिल्कुल प्रवीण, तो देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से गुरुग्राम में आपराधिक घटनाएं लगातार अंजाम दी जा रही है वो कब तक थमेंगी और कैसे पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण तमाम जानकारी के लिए। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। हरियाणा में कोरोना के मामलों में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 202 नए मामले सामने आए, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई और 112 लोगों ने कोरोना को मात दी है। आपको बताते चले, अगर हम रिकवरी रेट की बात करते हैं तो 98.84% पहुंच गया रिकवरी रेट। वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम से 171 नए पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि फरीदाबाद से 24 नए मामले सामने आए। इसके अलावा सोनीपत से 3 और पानीपत से 2 और करनाल में 1 कोरोना का केस मिला। तो आपको बताते चले, एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और गुरुग्राम से 171 मामले सामने आए। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद से 24 मामले सामने आए। तो गुरुग्राम में फिर से कोरोना बम फूटा है। इसी के साथ आपको हम जानकारी दे देते हैं कि प्रदेश में और क्या कुछ स्थिति है कोरोना की। 24 घंटे में 202 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 112 कोरोना से लोग रिकवर हुए हैं। प्रदेश में कोरोना के 812 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। गुरुग्राम में कोरोना का बम फिर से फूटा है। एक साथ 171 मामले सामने आए। गुरुग्राम में कोरोना के 671 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो गुरुग्राम में अकेले 600 एक्टिव केस हैं। और इसी के साथ आपको बताते चले, गुरुग्राम में 89 लोग कोरोना से रिकवर हो चुके हैं। फरीदाबाद में 24 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। तो गुरुग्राम फरीदाबाद में सबसे ज्यादा केस देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ सोनीपत में 3, पानीपत में 2 केस मिले हैं। गुरुग्राम में बृहस्पतिवार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जंगल सफारी बनाने के प्रोजेक्ट पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा करी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री ने की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के पर्यटन और वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए वो योजनाबद्ध तरीके से इस प्रोजेक्ट पर काम करें। अभी ये प्रोजेक्ट अपनी शुरुआती दौर पर है। प्रोजेक्ट का पूरा खाका तैयार करके उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए। हर चरण के लिए टाइमलाइन तय होनी चाहिए। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में ही कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, बाकी जिलों में एक भी केस नहीं है, जिस मामले में सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। विज ने कहा कि एसीएस राजीव अरोड़ा को गुरुग्राम में मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए भेजा गया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इन जिलों में मरीजों की संख्या आखिरकार क्यों बढ़ रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल सालावास क्षेत्र में हनुमान जयंती कार्यक्रम में भाग लेने पहुंची, जहां उन्होंने सरकार पर वार करते हुए कहा कि झज्जर प्रशासन पर गंभीर आरोप भी लगाए और कहा कि झज्जर जिले के सरकारी अस्पताल अब सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। यहां किसी भी प्रकार के प्राथमिक उपचार की कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही कोई उपचार केंद्र है। आपको बता दें कि यह बात तब हुई जब उनके पांव में चोट लग गई और वो उपचार केंद्र में पट्टी करवाने के लिए गई। गीता भुक्कल ने कहा कि सरकार पहले कई वायदे तो कर देती है, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया जाता। सरकार ने 134A के तहत शिक्षा के अधिकार को समाप्त कर दिया। कुश्ती व तीरंदाजी जैसे पारंपरिक खेलों को राष्ट्रमंडल खेलों से हटाना अपने आप में खिलाड़ियों का अपमान किया है। इस समय चरमरा चुकी है। जो एम्स बाड़सा है उसमें हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा वो एंटरटेन नहीं करते हैं, ना ही वो यहाँ जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं, चाहे पीएचसी है चाहे सीएचसी है, सारे के सारे रेफरल बन गए हैं। किसी प्रकार की ना दवाइयाँ हैं ना कोई सुविधा है। और मुझे वहाँ पर एक जने मिले, वो कहते जी अगर इमरजेंसी में यहाँ पर डिलीवरी हो
वो तो इमरजेंसी सर्विस है। तब भी वहां पर किसी प्रकार का मैटरनिटी की ना कोई सुविधा है। बिल्डिंग के अलावा मैं समझती हूँ वो सफेद हाथी खड़ा हुआ नजर आया और मुझे आज बहुत ज्यादा दुख हुआ। मैं चाहती हूँ सरकार इसमें संज्ञान ले, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी दफ्तरों से बाहर निकलें, विजिट करना शुरू करें और वो जांच करें कि कौन समय पर आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। इनेलो से विधायक अभय चौटाला ने एसवाईएल और राष्ट्रमंडल खेलों समेत तमाम मुद्दों को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। अभय ने राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती को बाहर किए जाने को लेकर के कहा कि सीएम को केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि एसवाईएल को लेकर के सरकार किसी तरीके की कोई प्रयास नहीं कर रही। एसवाईएल का पानी हरियाणा को मिले, इसके लिए सरकार को कोशिशें करनी चाहिए। और क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं। गेम्स किए हैं, शूटिंग भी करी है, साथ में शूटिंग में भी कॉमनवेल्थ के अंदर, एशिया में, ओलंपिक में हमारे मेडल आते रहे। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में क्वालिफाई करते रहे, एशिया में मेडल लिए, इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे हमारे बच्चे ने बहुत सारे पंजाब के, हरियाणा के जो है मेडल जीतते रहे। इसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को सबसे पहले केंद्र की सरकार से बात करनी चाहिए। ये केंद्र की सरकार के लेवल के ऊपर ही इसका कोई समाधान हो सकता है। जानबूझ करके मेडल से इंडिया वंचित हो कॉमनवेल्थ में, इसके लिए तीनों गेम हटाए गए। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था, ये कहा था कि मैं जल्दी प्रधानमंत्री जी से समय मांगूंगा और जल्द विपक्ष के लोगों को साथ लेकर के मिलूंगा। अब तक मुझे नहीं लगता कि कोई एफर्ट्स हुआ है। अगर कोई एफर्ट्स हुआ होता तो मुख्यमंत्री की तरफ से आपके पास भी कोई ना कोई सूचना जरूर आती, उनके ऑफिस से आप तक मैसेज आता। आपके पास कोई मैसेज है? आपके पास मैसेज नहीं है तो ये मान के चलो कि उन्होंने अब तक कोई एफर्ट्स नहीं किया। केवल एक दिन का सत्र बुला करके ये कह देना कि हम अपना पक्ष मजबूती के साथ रखेंगे, उस पर आगे बढ़ना चाहिए। एसवाईएल का मुद्दा भी इसी बात से लिंगर ऑन हुआ। जब 2016 में फैसला हमारे हक में आ गया था, अगर मुख्यमंत्री सीरियसली उस पर आगे बढ़ते, अगर प्रधानमंत्री से समय लेते, प्रधानमंत्री पे इस बात के लिए बातचीत करते, चिट्ठी लिखते, कोशिश करते, तो शायद वो कैनाल अब तक बनकर के तैयार हो जाती, हमें हमारे हिस्से का पानी मिल जाता। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अशोक तंवर ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कुश्ती और तीरंदाजी जैसे खेलों को कॉमनवेल्थ से बाहर करना साजिश बताया और सरकार को इसके लिए कड़ी से कड़ी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये भी उन्होंने कहा, इन खेलों के कॉमनवेल्थ से बाहर होने पर न केवल देश के पदक तालिका में कमी आएगी, बल्कि खिलाड़ियों का जो मनोबल है वो भी काफी गिरेगा, क्योंकि हरियाणा के खिलाड़ी कुश्ती और तीरंदाजी में सबसे ज्यादा मेडल लाते हैं। तंवर ने कहा कि बीजेपी सरकार जेजेपी के साथ मिलकर प्रदेश को लूटने का काम कर रही है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं और प्रदेश में मूलभूत सुविधाओं की भी काफी कमी है, जिसको लेकर के जनता काफी हतोत्साहित महसूस कर रही है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष के विषय पर पूछने पर उन्होंने कहा कि ये सब setting.com के तहत हो रहा है। ये पहले से ही तय हो चुका है कि कौन प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कौन विपक्ष का नेता बनेगा, कौन राज्यसभा में जाएगा। ये केवल ऊपरी दिखावा ही चल रहा है। कांग्रेस ने हमेशा पार्टी के नए सदस्यों का शोषण किया है। और भाजपा के खिलाफ ओलंपिक एसोसिएशन है भारतवर्ष की, उसको पूरी मजबूती से पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि ये वो खेल थे, तीरंदाजी है, कुश्ती है, एक दो खेल और उसमें थे जिसमें सबसे ज्यादा देश और हरियाणा मेडल लेकर के आता था। तो ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई साजिश हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेडल हम उसमें जीतते थे। तो इससे तो ड्रास्टिकली जो है वो हमारी जो मेडल की थैली होगी वो नीचे आएगी। साथ साथ हमारे खिलाड़ियों का वो मनोबल कम होगा कि भाई मैं तेरी बैग खुजाऊं, तू मेरी बैग खुजाए, तू भ्रष्टाचार करे, मैं तुझे बचाऊं, तू मुझे बचा। ऐसे ही सरकारें चल रही हैं, ऐसे ही पार्टियाँ चल रही हैं और इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी का एक मजबूत मॉडल है कि भाई जो मेहनत करेगा, जो अच्छी सोच के साथ आएगा, बड़े विजन के साथ राजनीति में आएगा, हम उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
भिवानी के गांव घुसकानी के खेतों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से करीब 48 एकड़ फसल जलकर खाक हो गई। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए पहुंची तब तक 48 एकड़ से ज्यादा गेहूं की फसल जल चुकी थी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को आगे बढ़ने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि आग हल्की चिंगारी से शुरू हुई जो बढ़ते बढ़ते 48 एकड़ की फसल तक पहुंच गई और देखते ही देखते पूरी फसल पूरी तरीके से तबाह हो गई। हमारे यहाँ 10 एकड़ में गेहूँ की फसल लगा रखी थी। सुबह घर पर था, पड़ोसी से फोन आया, भाई गेहूँ खेत में आग लगी हुई है। खेत में पहुँचा तो चीज़ें हमारी 200 किलो की फसल नष्ट हो गई जलकर। इसी से हमारा गुजारा था खेती बाड़ी से। और सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारा इस फसल का हर्जाना जल्दी से जल्दी दें हमें, कि हमारा कारोबार चले। हमारे खेत में अचानक हमारे खेत में आग लग गई है और मेरे को पड़ोसियों द्वारा बताया गया कि मैं भिवानी गया हुआ था। पड़ोसियों ने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, भाई आपके खेत में आग लग गई है। जब हम मौके पे आए तो हमारा 3 एकड़ की फसल जो थी गेहूं की खड़ी वो जलकर नष्ट हो चुकी थी। हमने यहाँ पे फायर ब्रिगेड के पास फ़ोन किया। फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुरंत मौके पर आई और उसने बड़ी मुश्किल के बाद हमने आग पे काबू पा गया। और इसके दौरान हमारे यहाँ आस पड़ोस के लगभग 60 एकड़ ज़मीन जो है गेहूं की वो फसल है वो जलकर नष्ट हो चुकी है। इसलिए सरकार से हमारी प्रार्थना है कि हमारी फसल का उचित मुआवजा दिला जाए और हमारे जैसे कि खाना पीने का और हमारे घर का जो काम है वो सारा हमारा फसल से चलता था। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।